मैं और मेरा पति दोनों ही मीडिया इंडस्ट्री से संबंध रखते थे। हम लोगों ने सोचा कि अब इन सारी परेशानियों से, झंझटों से, नौकरी से कुछ दिन छुटकारा हासिल करके डाउ हिल चलते हैं। वहां जाकर घूमेंगे फिरेंगे और जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू करेंगे। वापस आकर अपने काम की रफ्तार को बढ़ा देंगे। मगर हम दोनों को खबर भी नहीं थी कि वहां जाकर हमें क्या भयानक मंजर देखने को मिलेगा, जो हमारे सोचने समझने के तरीके को ही बदल देगा। हम लोग रात के तकरीबन 10 बजे के करीब पहुंचे थे। गाड़ी में अब पेट्रोल ज्यादा नहीं था। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। मेरे पति ने कहा कि आसपास ही कोई होटल देखते हैं जहां पर हम रात गुजार लेंगे, फिर सुबह होगी तो कहीं आसपास चले जाएंगे, पेट्रोल पंप भी ढूंढ लेंगे। मैंने कहा यहाँ आसपास तो कोई होटल नहीं लग रहा, ना ही ये मेन रोड है। तब मेरे पति ने एक छोटे से घर की तरफ इशारा किया जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और जिसका मतलब ये था कि आप यहाँ पर रात को रुक भी सकते हैं और खाना वगैरह भी खा सकते हैं। ये देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा कहीं ये भूत बंगला ना हो। हम दोनों हंसते हंसते उस घर के पास चले गए। घर के बाहर हमने अभी घंटी तक नहीं बजाई थी कि एक लड़का बाहर आ गया। लड़के की उम्र कोई 15-16 साल थी। लड़का अपनी आंखों से ही बहुत शातिर मालूम हो रहा था। हालांकि उसकी उम्र कम थी, मगर मुझे उसे देखकर ही लगा कि ये बहुत तजुर्बेकार लड़का है। तुम्हारे साथ और कौन ही होटल चलाता है? मेरे पति ने पूछा। जी, मेरे 3-4 भाई है, हम ही ये होटल चलाते हैं। आपको किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी साहब? चले मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। और खाने में क्या खाएंगे आप? उसने कहा तो हम दोनों ही शक भरी नजरों से उसे देखने लगे थे। अरे साहब, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग 1 साल से होटल चला रहे हैं। आपके यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। खाना भी ऐसा मिलेगा जैसे घर में पकता है। लड़का तो हमें बड़ा लुभा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि हम लोग उसी के होटल में रुक जाएं। चलो ठीक है, कितना किराया लोगे तुम 1 रात का? सिर्फ 500 रुपये जी, इससे ज्यादा हम नहीं लेते। अगर आप मेन रोड पर जाएंगे तो आपको 1000-1500 से कम में कोई कमरा नहीं मिलेगा। लड़के की बात बिल्कुल ठीक थी। ये तो हम अपने घर में ही कर रहे हैं, इस वजह से कम पैसे लेते हैं। लड़के ने हमें और ज्यादा लालच देने की कोशिश की। मेरे पति ने 1000 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। आप खाना खाएंगे? लड़के ने जाते जाते मुझसे पूछा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मक्कारी थी। इतने सारे लोगों से मिलने जुलने के बाद मैं हर एक चेहरे का अंदाजा लगा लेती थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी उम्र कम है, पर तजुर्बा और चेहरे पर परिपक्वता ऐसी जैसे 40 साल का मर्द हो। आप इससे ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा, ये ना हो कि ये हमारी जेब देखकर हमें लूटना शुरू कर दे। और क्या पता इस जगह में और कितने लोग हो। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझे भी पता है अगर मुझसे आकर पंगा करेगा भी तो मेरे एक हाथ की मार है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या पता इस होटल में और कितने लोग हैं। आपको होशियार रहना चाहिए था। उसे 1000 रुपये देकर आपने ये जाहिर कर दिया कि आपकी जेब अच्छी है। फिक्र नहीं करो, यहाँ के लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आ जाओ, हम चलकर खाना खाते हैं। मैं और मेरा पति कमरे में आ गए तो रोटी लग चुकी थी। हमें बहुत हैरत हुई। भाई, बड़ी तेज सर्विस है इनकी, मेरे पति ने कहा। और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। मेरी नजर रोटियों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ये रोटियां कोई मर्द नहीं बना सकता सुंदर, मैंने अपने पति से कहा। मैं रोटियों को उठाकर गौर से देखने लगी। मैं जितने खाने बाहर खा चुकी थी, मुझे इस बात का बहुत गहरा तजुर्बा हो चुका था कि मर्द और औरत के काम में काफी फर्क होता है, और वो फर्क साफ साफ सामने नजर आ जाता है। खाना किसी औरत के हाथ का पका हुआ था, साथ ही उसके नीचे एक रुमाल भी था। उस रुमाल की सफाई देखकर मैं समझ गई थी कि ये कोई होटल नहीं है, बल्कि एक घर है। और हो ही नहीं सकता कि इस घर में 1 साल से टूरिस्ट आते जाते रहे हों। मैंने घूम फिरकर उस कमरे को देखना शुरू किया। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी जिनका रंग हरा और नीला था। मैं ये देखकर समझ गई कि यहाँ कोई औरत जरूर रहती होगी। मैंने सोचा कि मैं इस लड़के से इस बात की पूछताछ करूंगी कि वो क्या कहता है। थोड़ी देर के बाद वो खाने के बर्तन लेने आया तो मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ आज से पहले भी कोई औरत रुकी है? नहीं जी, आप पहली बार आई हैं हमारे यहाँ। आज से पहले तो यहाँ पर मर्द ही ज्यादातर रुकते रहे हैं। उस लड़के ने बड़े प्यार से जवाब दिया तो मेरे दिमाग में और खटका हुआ। उसके जाने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि लड़के के मुताबिक तो यहाँ पर कोई औरत नहीं आई, लेकिन फिर ये चूड़ियां कैसी है? जरूर यहाँ कोई औरत रहती है और ये लड़का हमें बता नहीं रहा। मेरे पति को भी अब शक पड़ गया था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर सकते थे? इस इलाके के रहने वाले तो थे नहीं। मैंने अपने पति को कहा कि आप खामोशी रहें, ये ना हो कि हम मुश्किल में पड़ जाएं। बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरे पति ने कहा। फिर हम दोनों ने खामोशी धार ली।
हमने उस लड़के से और कोई बात नहीं की, हमने बस उससे औरत वाली बात पूछी थी। तभी तकरीबन 2 घंटे गुजरे होंगे। रात के 12 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। अब बस दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी इसी बीच में एक भयानक चीख दीवारों को चीरती हुई हमारे कानों तक पहुंची। मैं और मेरा पति हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कोई न कोई औरत है जिसे दबाकर रखा गया है। मेरी बात सुनना थी कि सुंदर ने नीचे की तरफ देखा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। सुंदर प्लीज बाहर मत जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो कहाँ रुकने वाले थे। जाहिर है हम अगर एक प्रताड़ित बेबस औरत को यूं छोड़कर भाग जाते तो हम जैसा खुदगर्ज कोई ना होता। इसलिए मैं भी अपने पति के पीछे पीछे वहां से सीढ़ियां उतरती नीचे वाले आंगन में आ गई। हमें देखकर वो 16 साल का लड़का भी बाहर आ गया। जी साहब, आपको कोई चीज चाहिए? मैंने देखा उसके माथे पर पसीना था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और एक अनजाना सा डर उसके चेहरे से साफ छलक रहा था। हमें तो कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन पता करो, लड़की के चीखने की आवाज आई थी। यहाँ आसपास तो कोई रहता भी नहीं है। ये क्या माजरा है? क्या यहाँ पर बुरी आत्माएं या जिन्न भूत रहते हैं? नहीं नहीं साहब, यहाँ भूत प्रेत नहीं रहते। वो मेरा छोटा भाई है ना, अभी जवान नहीं हुआ। उसकी आवाज भी औरतों जैसी है। वो हम खेल रहे थे तो खेलते खेलते उसने चीख मार दी। गुदगुदी कर रहा था मैं तो उसे। ये बात सुनकर हमें यकीन नहीं आया। लड़के की घबराहट देखकर लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। तुम्हारा छोटा भाई भी होता है यहाँ पर? जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हम सारे भाई मिलकर ये होटल चलाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, सुबह नाश्ता मिल जाएगा हमें, जल्दी निकलना होगा जरा। मेरे पति ये कहकर ऊपर आ गए। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। वो वाकई किसी औरत की चीख थी। लड़का तो ऐसे नहीं चीखता। मैं और मेरा पति यही बातें करते करते सो गए। मुझे तो बहुत शक हो रहा था, अब खुद को भी डर लग रहा था। मैंने उस कमरे में घूम फिर कर देखा था। उसमें लड़कियों की 2-3 चीजें थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में और कोई औरत जरूर रहती है और इन लोगों ने 1 साल पहले नहीं, कुछ दिन पहले ये होटल शुरू किया होगा। वरना तो यहाँ पर आसपास कोई और भी लोग होते, रुकने के लिए ना सही खाना खाने तो आते ना। हम दोनों ने यही सोचा कि सुबह उठकर जरूर इस मामले की तहकीकात करेंगे। रात के 3 से 4 बजे के बीच हमें यूं लगा जैसे नीचे वाले पोर्शन पर कोई भाग दौड़ कर रहा है और इस भाग दौड़ में कोई हल्का हल्का चीख भी रहा था। बोलने की आवाज भी आ रही थी, पर मेरे पति ने कहा कि इस सब के बारे में अभी पूछना बेकार है, क्योंकि ये लड़के कोई ना कोई बहाना बना लेंगे और हम लोग खामखा फंस जाएंगे। सुबह उठकर देखेंगे। सुबह के 5 बजे ही मेरी आंख खुल गई, क्योंकि गर्मियों के दिन थे इसलिए सुबह जल्दी हो जाती थी। मैं जैसे ही नीचे गई तो मुझे एक जगह से रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने गौर किया तो ये एक औरत की रोने की आवाज थी। मैंने वापस आकर अपने पति से कहा। ये बोले कि अब हम इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन करके ही रहेंगे। इस बात को मैं भी अच्छी तरह से जान चुका हूं कि यहाँ पर कोई औरत रहती है। तभी हम दोनों ने एक प्लान बनाया और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने जाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलाना मुझे भी आती थी, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा एक औरत गाड़ी भी चला सकती है। मेरे पति ने उस लड़के से नाश्ता मांगा। कहने लगा, आप बस बैठें, मैं 2 मिनट में नाश्ता लेकर आता हूँ। मैं उस वक्त गाड़ी में ही मौजूद थी। जब मेरे पति ने जहाँ से आवाज आ रही थी उधर जाने की कोशिश की कि वो लड़का उन्हें रोकने लगा, तो मेरे पति ने उसे धक्का देकर पीछे किया। बस फिर जो देखा तो वो बड़ा ही अजीब मंजर था। एक औरत जिसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कमरे में बैठी हुई थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उस पर बेपनाह जुल्म और सितम किया गया हो। तुम कौन हो? तुमने इस औरत को यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है? तुम मेरे मामले से दूर हट जाओ। मेरे पति ने देखा तो उस औरत को रस्सियों से बांधा गया था, जिसकी वजह से उसकी कलाइयों पर गहरे निशान पड़ गए थे। वो बेचारी बहुत बेबस और बेसहारा मालूम होती थी। उम्र 30 से भी कम और भरा भरा वजूद, चेहरे का रंग गुलाबी और सफेद था। ये सारा मंजर मैं दूर से देख रही थी। वो आदमी जो कि हमें इस जगह पर लेकर आया था, उसे ये सारा मंजर देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़े। मेरे पति ने उस लड़के से पूछा, तुम तो कहते थे कि यहाँ हम 3 भाई हैं, जबकि यहाँ तो तुम अकेले ही हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे और भाई भी इसी होटल को चलाते हैं, मगर तुम अकेले यहाँ खड़े हो, क्या बात है? वो लड़का ये बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला रहा था। मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा, वरना ये पूरा इलाका तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छा, वो कैसे? मेरे पति ने उस औरत को वहां से बाहर आने का इशारा किया। वो भी शायद इस जुल्मो सितम की वजह से तंग आ चुकी थी और जल्दी से भागती हुई बाहर आई। वो लड़का भी उसके पीछे दौड़ा। उसने उस औरत की चादर खींची
वो नंगे सर सड़क पर खड़ी रोने लगी। मैंने गाड़ी से निकलकर उसे गाड़ी में बैठाया। वो पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि वो लड़का शायद इसी गुमान में था कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही वो हमें पकड़ लेगा। वो जल्दी जल्दी अपने दूसरे भाइयों को और इलाके के लोगों को फोन करने लगा। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम वहां से निकल गए। मेरा बैग भी वहीं पर रह गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन मैं क्या करती। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हमने एक मजबूर और बेसहारा औरत को उस हैवान के चंगुल से आजाद करवा लिया था। थोड़ा आगे जाकर मेरा पति ड्राइविंग सीट पर आ गया और मैं पीछे उस औरत के साथ बैठ गई। मैंने देखा उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और कहने लगी, प्लीज कभी अपने देवर को बच्चा मत समझना, ये गलती मैंने भी की थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर है। इसकी उम्र देखो और हरकतें देखो। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक देवर जिसे औरत अपना भाई माने, उसके साथ ये कुछ करे? तुम इस हालत को कैसे पहुंची हो? मैं अभी उससे बातें कर ही रही थी कि नाके पर हमें पुलिस ने रोक लिया। आप लोग एक औरत को अगवा करके लेकर जा रहे हैं, हमने यही सुना है। मेरे पति ने अपना मीडिया का कार्ड दिखाया और पुलिस वाले से यही कहा कि हम इस औरत को अगवा करके नहीं लेकर जा रहे हैं। आप भले इनसे पूछ लीजिए, ये सख्त जुल्मों सितम से और अपने देवर की गंदी हवस से निकलकर हमारे साथ जा रही है। अगर इन्हें दोबारा उसी दरिंदे के हवाले कर दिया गया तो ये बेचारी क्या करेगी? देखिए, आपको इनके पति को बताना चाहिए था। कानून हाथ में लेने से तो मसला हल नहीं होगा। दरोगा साहब, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी हालत संभलना बहुत जरूरी है। हम थाने भी जाएंगे और अदालत का भी चक्कर लगाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। वो पुलिस वाला हमें पढ़ा लिखा और जिम्मेदार समझ चुका था। वो जानता था कि हम लोग यूं ही इस औरत को लेकर नहीं जा रहे हैं। मेरे पास भी अपना कार्ड था, हम दोनों ने उसे अपने अपने कार्ड दिखा दिए। वो संतुष्ट हो गया, उसने हमें छोड़ दिया था। दरअसल वो लड़का, जिसकी उम्र तो बहुत कम थी मगर वो शातिर बहुत था, हमारे पीछे पुलिस को भी लगा चुका था। अब पुलिस से हमने यही दरख्वास्त की थी कि वो उस लड़के की खबर ले। मैं उस लड़के से भी मिलना चाहती थी और इस औरत की कहानी भी सुनना चाहती थी, क्योंकि जाहिर है इंसान कोई एक तरफा कहानी सुनकर उस पर यकीन तो नहीं कर सकता। औरत बहुत ज्यादा रो रही थी, कहने लगी कि मेरे पास चादर भी नहीं है, मुझे आप जल्दी से कहीं पनाह दे दें। मैं अपना सर ढांपना चाहती हूँ। वो बहुत रो रही थी। जो मैंने अपनी चादर उसको दे दी, वो चादर ओढ़कर सुकून में हो गई। मैं उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब थी, क्योंकि वो लड़का जो हमें मिला था उसकी उम्र बहुत कम थी। हमें ये भी जानना था कि उसने इस औरत को इतनी बुरी तरह से क्यों रखा हुआ था, इसका पति कहाँ था और ये इतने दिन तक अपने देवर के साथ कैसे रह रही थी। क्या कसूर औरत का भी था या सिर्फ लड़का ही कसूरवार था? औरत की हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि हम उससे कोई बातचीत कर पाते। थोड़ी दूर जाकर उसे उल्टी आना शुरू हो गई तो मैं घबरा गई। मेरे पति ने कहा कि इसे अस्पताल लेकर जाते हैं, क्या पता कोई ऐसी बात हो जो खतरे वाली हो, क्योंकि ये वहाँ काफी समय से रह रही थी। क्या पता क्या खाती पीती हो, हमें इसे चेक करवा लेना चाहिए। हम लोग करीबी अस्पताल में रुके और हमने एक डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट हमें दी थी वो हमारे कदमों के तले से जमीन निकालने के लिए काफी थी, क्योंकि अब ये औरत अकेली ही नहीं थी, इसके पेट में एक नन्हा मेहमान भी था जो इस दुनिया में आने वाला था। अब हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तो ये कि हम इस औरत को चेक करवाएं, दूसरा ये कि इसका भरपूर ख्याल भी रखें। लेकिन बच्चे का बाप कौन था, मैं इसी सब में फिक्रमंद थी। अगर वही 17 साल का लड़का जो कि शक्ल से ही शातिर और तेज लगता था इस बच्चे का बाप हुआ तो हमें मजबूरन उसके साथ संपर्क करना पड़ेगा, या तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका एक भी जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने सोचा कि खुद से अंदाजा लगाने की बजाय ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इसी औरत से पूछ लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारी सुलह करवा दी जाए। मैं उसके कमरे में गई जहां वो नहा धोकर सफेद कपड़े पहने बैठी थी। मैंने देखा वो बेपनाह खूबसूरत थी। मैं उसे अपने घर लेकर आई थी और उसकी खूबसूरती देखकर सच कहूं तो मुझे भी डर लगने लग गया था। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है, मैंने दिल में सोचा। फिर उससे पूछा, बहन जी तुम अब उम्मीद से हो गई हो, ये बताओ तुम्हारा ये बच्चा, इसका बाप कौन है? ये सुना था कि वो जोर जोर से रोने लगी। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे देवर के साथ सुलह करवा दूं? तुम उससे शादी करना चाहती हो तो बता दो। मैंने तो यही सुना है कि तुम विधवा हो। अगर विधवा हो तो फिर ये बच्चा तुम्हारे पति का तो नहीं हो सकता ना? मैंने उससे सवाल किया तो वो और ज्यादा फूट कर रोने लगी। उसका रोना ऐसा था कि मुझसे देखा नहीं गया और सवाल करना मैंने सही नहीं समझा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने पति को ये बात बताई कि ये औरत सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर रही। मेरे पति ने कहा, जरूर इस पर कोई कड़ा जुल्म सितम हुआ होगा, वरना अगर ऐसी ही ये खुश रहने वाली औरत होती तो क्यों ये इस तरह से करती, क्यों ये हमसे बात करते हुए भी हिचकिचाती?
आखिर इसके दिल में कोई तो डर है। मुझे भी यकीन था कि जाहिर है इस औरत के साथ कोई तो जुल्म हुआ है जिसने इसे इतना डरा और सहमा दिया है। हमने इससे कोई बात नहीं की। अब हम इसका ख्याल रखने लगे, इसके खाने पीने का और इसके बाकी मामलात का। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी, मगर बच्चे के बाप का अभी तक हमें नहीं पता था, ना ही इस औरत ने बताया था, क्योंकि इसकी तबीयत फिलहाल इतनी खराब थी कि इससे बात करना सही नहीं था। वो बस खा पी रही थी और हर वक्त हवाओं में घूरती रहती। एक दिन मैं उसे खाना देने गई तो उसके होंठ हिले। दीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे उस नर्क से निकाल कर लाई, वरना तो मैं सारी जिंदगी वही रह जाती, बर्बाद होती और लुटती रहती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारा देवर तुम्हारे साथ जुल्म करता था? वो मुझसे बहनों की तरह प्यार करता था पहले। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 17 साल की थी। उस घर में आई तो वो बहुत छोटा था मुझसे, तकरीबन 10 साल का होगा। 10 साल का बच्चा क्या होता है, मैं तो अक्सर उससे बातचीत करती, लेकिन जब मेरा पति मुझ पर गुस्सा करता तो मैं भी उसे सुना देती थी। मेरे देवर के दिल में कब मेरे लिए नफरत फैलती गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं अपने पति से कहने लगी कि अब हमें इस घर से अलग हो जाना चाहिए। घर का बंटवारा करने से हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा और हम आपके बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से भी फ्री हो जाएंगे। मगर मेरा पति हमेशा यही कहता कि मैं अपने छोटे भाइयों को नहीं छोड़ सकता, उनकी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। बाबा इस दुनिया से गए थे तो मुझे ही इनका वारिस बनाकर गए थे। मैं ऐसा करूंगा तो इनका कौन वारिस होगा? मेरा पति भाइयों की मोहब्बत में चूर था, लेकिन वो मेरे तो कुछ भी नहीं लगते थे। मेरा रिश्ता सिर्फ अपने पति से था। रफ्ता रफ्ता मेरा पति इस बात पर राजी होता गया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उस वक्त तक मेरा देवर 13 साल का हो चुका था। घर में सभी बहुत परेशान थे, कोई भी नहीं चाहता था कि हम लोग अलग हों, लेकिन मेरी जिद के आगे सबने हार मान ली। आखिरकार बड़े घर का बंटवारा हो गया, लेकिन मैं वहां भी रहने को तैयार नहीं थी। उस घर को बेच दिया गया। बड़ा भाई होने के नाते मेरे पति को ज्यादा रकम मिली। हम लोगों ने एक अच्छी जगह पर घर ले लिया। हम लोग अपने घर में अलग रहने लगे। मैं और मेरा पति बहुत खुश थे। हमें तो यही लगता था कि ये दुनिया हमारे लिए स्वर्ग बन गई है। तभी एक रात वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे घर का दरवाजा बजा। मेरे पति ने दरवाजा खोला तो सामने उनके 3 भाई खड़े थे। एक की उम्र 16 साल हो चुकी थी, जबकि बाकी 2 अभी छोटे थे, मगर उनके कद काठ से लगता था कि वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। मेरा पति तो घर में निहत्था था। ये लोग मेरे पति को डरा धमका कर कहीं खुफिया जगह पर ले गए। मुझे नहीं पता कि ये लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं। उसके बाद इन तीनों ने मुझे गाड़ी में बैठाया और एक दूसरे घर में लेकर आ गए। ये वही पुराना घर था जिसमें मैं पहले रहा करती थी। नए घर में उसने जाकर अपने माँ बाप को बसा दिया। मुझे पुराने घर में कैद कर दिया गया। मुझसे रोटियां पकवाई जाने लगी। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता उसे मेरे हाथों की रोटियां पकवा कर देते। मैं ना पकाती तो मुझे मारते पीटते थे। मैं बहुत परेशान होती, रोती, मिन्नतें करती, वास्ते देती कि भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो, लेकिन इन दरिंदों के दिल पर एक भी रहम की बात ना असर करती। इन लोगों ने कहा कि तुमने हमारा घर उजाड़ा है, हमें बेसहारा किया है, हम भी अब तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या लगा हमें छोड़कर तुम ऐश की जिंदगी गुजारोगी, घर के कामों से छुटकारा पा लोगी? जितना समय तुमने काम नहीं किया उस सब की कसर पूरी करोगी तुम। अब ये लोग यहाँ पर टूरिस्टों को बुलाते और उनके सामने यही जाहिर करते जैसे कि खाना वगैरह यही पकाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने बिल्कुल नौकरों जैसा सलूक को शुरू कर दिया मुझसे, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ कैद थी। मगर ऊपर वाला शायद आने वाले बच्चे की खातिर मुझे उनसे आजादी दिलाना चाहता था। तभी आप लोग आ गए। उस दिन मैंने जानबूझकर चीख मारी कि अगर आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो हो सकता है कि आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ा ले। और यही वजह थी कि मैंने पहले से ही दिमाग बना लिया था। आपके पति ने जैसे ही मुझे वहां से निकलने का इशारा किया तो मैं बिल्कुल तैयार थी और मैं आकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे यहाँ पर रहना है, घर नहीं जाना। मुझे लगता है उन दरिंदों ने मेरे पति को खत्म कर दिया है, क्योंकि वो उनका भाई था। उसकी पत्नी के साथ अगर ये सलूक किया है, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तो फिर सोचो कि उसके साथ क्या किया होगा। मैं समझ सकती थी कि इन लड़कों ने बहुत बड़ा जुर्म किया था, मगर वो सारे ही 18 साल से कम उम्र के थे। मैं नहीं चाहती थी कि उन पर जेल में जाकर सितम के पहाड़ टूटे और फिर वो और भी ज्यादा दरिंदे बन जाएं। मैंने उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश की। लड़की के माँ बाप और सास ससुर को ढूंढा। ससुर तो जिंदा नहीं थे, मगर सास ने जब ये सुना तो कानों को हाथ लगाने लगी। अपने बेटों को आग करने की धमकी दी। उन लोगों ने अपने बड़े भाई को भी एक गोदाम में छुपा रखा था। 2 साल से उसके हाथ पैर बांध रखे थे और उसके साथ जानवरों वाला सलूक कर रहे थे। पति पत्नी से भी अकेले रहने में गलती ये हुई कि इन्होंने सबसे संबंध नाता तोड़ लिया। किसी ने इनका पता भी नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा लोगों से इनका संबंध ही नहीं था
और पूरा साल ये इसी तरह बेइज्जत और अपमानित होते रहे। मैं ये नहीं कहती कि उन लड़कों ने जो किया वो सही था या उनको करना चाहिए था, लेकिन मैं औरतों से भी यही कहूंगी कि घर उजाड़ने की बजाय घर बसाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में ना सही तो मरने के बाद तो आपको इसकी सजा जरूर मिल जाएगी। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को इस सब की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।